Okay, good morning, students. Students, we have started our last chapter of economics, that is globalization and Indian economy. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उनके अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी थी जहां पर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्शन थी या पूरे देश के अंदर जो प्रोडक्शन थी वो किस प्रकार से आपस में इंटरलिंक थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन हमने फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा कि ये सब हुआ किस वजह से, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, और उस ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने जो सेकंड पॉलिसी थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की ग्रोथ हुई, दैट इज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर ग्रोथ आई थी। उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। देन हमने वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। देन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड दिस इज क्रिएटेड जस्ट ओनली टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। आज के जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में केवल हमें ये दो चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, तो आज हमें डिस्कस जो करना है वो करना है स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मींस फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस वजह से हुई। गवर्नमेंट स्टार्ट या यू कैन से गवर्नमेंट सेटअप सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। मींस एमएनसी ने अपना बेस सेटअप किया किसी दूसरे देश के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट की, उसका मेन एम था प्रॉफिट अर्न करना था। तो गवर्नमेंट ने ऐसे क्या स्टेप उठाए जिनकी वजह से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिला। और ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती क्या है और व्हाई दे हैव बीन क्रिएटेड, उन्हें क्रिएट क्यों किया गया है। क्रिएट करने का रीजन तो स्पेशल ये है कि ताकि फॉरेन इन्वेस्टर वहां पर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करे, रीजन तो ये है। बट हमें पता होना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती क्या है। अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करता हूं तो दीज आर द इंडस्ट्रियल जोन्स। ये इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहां पर सारी की सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, मींस पूरे वर्ल्ड में जो फैसिलिटीज मिलती है ना, जिनकी वजह से जो एमएनसी जो वो बेनिफिट उठा सकती है या अपना बेस सेटअप कर सकती है या अपनी आप कह सकते हो अपने जो कंपनी है उसकी ग्रोथ करा सकती है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज उन जोन्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रोड की बात कर लेते हैं, वाटर फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, बैंकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। सारी की सारी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो क्या करती है गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर बेल्ट में स्टैब्लिश कर देती है, वो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर गुड़गांव और दिल्ली से लगता हुआ एरिया फरीदाबाद, ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया है। यहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हर एक प्रकार जो इंडस्ट्री जिस चीज की डिमांड करती है वो सारी की सारी इकोनॉमिक जोन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड क्लास जो मींस फैसिलिटी जो कि हमारे इंडिया में है, वो है आपकी मुंबई और पुणे के एरिया में। वहां पर एक क्लस्टर बना हुआ है मुंबई टू पुणे का, उस क्लस्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होती है। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल जोन जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है एमएनसीज को, ताकि मैक्सिमम एमएनसीज वहां पर सेटअप हो जाए। इसका बेसिक रीजन क्या होता है, ताकि हर एक कंपनी वहां पर स्टैब्लिश हो जाए और वो सारी की सारी जो बेनिफिट जो वहां पर मिल रहे हैं वो म्यूचुअल मैनर से उन सब चीजों का बेनिफिट उठा ले। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री तो गुड़गांव में स्टैब्लिश हुई, एक जाकर हिसार में स्टैब्लिश हुई, या हम बात कर सकते हैं एक जयपुर में जाकर स्टैब्लिश हुई, तो हर जगह पर हमें इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करना पड़ेगा। पर यहां पर गवर्नमेंट ने एक ही जगह पर कुछ सिलेक्टेड एरियाज कर लिए
उस सिलेक्टेड एरिया के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर दी, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। अब आईटी सेक्टर आएगा, वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा, कॉटन टेक्सटाइल आई, उसने कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई। कोई ऑटोमोबाइल आती है, ठीक है, तो उसने वहां पर अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर स्पेशल जोन जो है उसका यूज करते हैं, और उसके अंदर सारी की सारी वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और ये सब क्रिएट करने का गवर्नमेंट का, या कह सकते हो किसी कंट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि मैक्सिमम जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करे। और जब कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो उस देश की टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती है, और अगर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो गई तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उस देश की इकोनॉमिक भी डेवलप होती है। मींस कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की ओर चले जाता है, ठीक है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, बार बार क्वेश्चन आता है। और वहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट SEZ। अब तुम्हें अगर पता होगा SEZ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर पढ़ा था, तो आंसर दोगे। अगर नहीं पता था तो आप भूल जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी जो है वो SEZ की ये जोन जो होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, ऐसा क्या बेनिफिट होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे एरिया में भी स्टेब्लिश कर दे, जहां पर उनको खुद लगता है कि भाई यहां पर हमें सारी फैसिलिटी मिल सकती है। गवर्नमेंट इनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसा प्रोवाइड करती होगी कि ये सारी की सारी इंडस्ट्री आकर केवल उस इकोनॉमिक जोन में स्टेब्लिश होती है, ऐसा तो कुछ होगा। तो इस आधार पर अगर मैं बात करता हूं, जो कंपनीज हैं जो विच सेटअप देयर बेस इन SEZ एरियाज, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस इन द इनिशियल पीरियड, एंड दैट इज 5 ईयर पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी इंडस्ट्री अगर हम स्टैब्लिश करते हैं, हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। अगर हम कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स, ये सबसे बड़ी इनकम होती है किसी भी कंट्री की। अगर गवर्नमेंट ने वहां पर बोल दिया कि अगर आप अपनी कंपनी को केवल इस जोन में स्टैब्लिश करोगे और आप 5 साल तक कोई भी, मींस आपका इनिशियल जो पीरियड होगा 5 साल तक आप किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करोगे, तो उससे उस कंपनी को बेनिफिट है। क्योंकि जब भी कभी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का MRP डिसाइड करने के लिए वो सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करती है उसके अंदर। भाई उसने इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज की, टैक्स कितना पे किया, ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कितना रेंट दिया, या उसने अगर रेंट पे कोई एरिया ले रखा है स्टोरेज के लिए तो वो कितना पे किया, वो सारी की सारी चीजें देखने के बाद वो क्या करती है, अपना MRP डिसाइड करती है, ठीक है। तो अगर यहां पर टैक्स खत्म कर दिया गया, इट मींस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होना, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम जो कंज्यूमर है उसको परचेज करने की बात करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, कंपनी को होगा। तो सबसे पहला जो SE जोन के अंदर मिलता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर मिलता है, वो मिलता है कि पहले 5 साल तक, मींस इनिशियल पीरियड के अंदर गवर्नमेंट वहां पर एक पॉलिसी लगा देती है कि अगर कोई MNC अपना बेस सेटअप करेगी तो 5 साल तक टैक्स, नॉमिनल टैक्स देगी। अगर टैक्स भी देना है तो नॉमिनल टैक्स प्रोवाइड करेगी। पहला बेनिफिट तो ये है, इसलिए करती है। इसके अलावा कंपनी क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट करती है कि लेबर जो लॉज है उनको फ्लेक्सिबल कर देती है। लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल करने का मतलब क्या है, हर एक कंपनी को कुछ सर्टेन लेबर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि उनको किस प्रकार एक मिनिमम वेजेस होता है, भाई उतना मिनिमम वेजेस उनको प्रोवाइड करना होगा। दो व्यक्ति उन्होंने अपने पास जॉब पे रख लिया है तो वो परमानेंट जॉब होनी चाहिए। ऐसी कुछ फैसिलिटीज होती है जो लेबर लॉज के अंदर मिलती है। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम में आप क्या प्रोवाइड करोगे, ठीक है। वर्किंग आवर कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि लेबर लॉज के अकॉर्डिंग वर्किंग क्लास को मिलती है, वर्किंग क्लास के बेनिफिट के लिए दी जाती है। पर इन इकोनॉमिक जोन के अंदर वर्किंग क्लास जो होती है, या सॉरी जो ये कंपनी होती है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन लेबर लॉज के अंदर। मीन्स अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो हायर कर सकते हैं वर्कर्स को, अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उन वर्कर्स को निकाल सकते हैं। मीन्स उनको कोई रेगुलर वर्कर रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास बिजी सीजन है उस वक्त वो वर्कर्स को लगा सकते हैं। उसके बाद जब शेड्यूल में ऐसा लगता है कि भाई उनके पास इतना काम नहीं है तो वो उसके बाद उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको बेनिफिट मिलता है, और ये केवल स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया में ही कर सकते हैं कि जो लेबर लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है वो उन कंपनीज को मिलती है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज किसी MNC कंपनी को मिल जाती है तो उसका जो मेन एम है
किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कॉस्ट को जितना भी रिड्यूस कर सके उतना। ये सब हर एक कंपनी का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनका मेन एम है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर पाएंगे। तो यही कारण है कि जो जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। दिस इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर? आगे देखते हैं। अब है हमारा द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब यहां पर क्या है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन, आप सबने इसके इंपैक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ग्लोबलाइजेशन के जो इंपैक्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट था उसमें कुछ वेरिएशंस थी। कुछ व्यक्तियों को उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट था, जैसे कि एमएनसी कंपनीज को, और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर उनका नेगेटिव इंपैक्ट भी था, जैसे कि स्मॉल वर्कर्स को या स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, उनको इसका की प्रॉब्लम भी थी। अब यहां पर यही बात आएगी कि जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे क्रिएट किया जाए, यहां पर यह बात आएगी, ठीक है। अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, हर एक व्यक्ति को इक्वल मैनर से ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। किसी को बेनिफिट ज्यादा था, किसी को कम था, और किसी को नहीं भी था। किसी के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट भी आया, जो कि हम जब इंपैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट की बात कर रहे थे, तो उस इंपैक्ट के दौरान में हमने देखा था कि कुछ व्यक्तियों के ऊपर उसका इंपैक्ट था पॉजिटिव, और कुछ के पास क्या था, उसका नेगेटिव इंपैक्ट था, ठीक है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ, उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूज किया, तो उसके ऊपर उनका पॉजिटिव इंपैक्ट था, उनको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा मिले, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं दूसरे व्यक्ति, उन व्यक्तियों को बेनिफिट बहुत ही कम मिला और नाम मात्र मिला, ठीक है। जैसे कि स्मॉल प्रोड्यूसर हुए, क्योंकि हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको उनके पास सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उनको अपनी कंपनी भी बंद करनी पड़ गई थी, उनकी अपनी कंपनी जो थी वो भी बंद हो गई थी, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट था। तो यही कारण है कि हर एक व्यक्ति को इस ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो इक्वल मैनर से नहीं मिला था। अब यही चीज जो है, मींस ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हर एक व्यक्ति को इक्वल मैनर से मिले, या किसी को थोड़ा कम मिल जाए बट मिले जरूर, उस चीज के लिए स्ट्रगल किया ताकि फेयर मैनर से ग्लोबलाइजेशन हो सके। फेयर इट मीन जस्टिफाइड, कम से कम जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए कि भाई पुअर पीपल को कम से कम इतना बेनिफिट मिला, भाई 100% नहीं मिला तो 50% तो मिल गया, जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए उसके साथ। तो अब यहां पर क्वेश्चन हमारा यही है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन है क्या। मींस हम बार बार कह रहे हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल किया गया, तो ग्लोबलाइजेशन फेयर है क्या। अगर मैं फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, इट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल, मींस ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा हर एक व्यक्ति के लिए, और ये इंश्योर करेगा कम से कम इतना कि वो हर एक व्यक्ति को उससे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलता है, वो आपका फेयर ग्लोबलाइजेशन है। यहां पर ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फेयर ग्लोबलाइजेशन। 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है ये आपका, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन वो अपॉर्चुनिटीज होती है जहां पर हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि हर एक व्यक्ति एक तरीके से उसका बेनिफिट उठा सके, वो आपका फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट कैसे हुआ या क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मींस हर एक चीज तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी या किस प्रकार का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आना चाहिए या क्या चीज हमारे इंडिया में नहीं होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल यहां पर प्ले करेगी वो गवर्नमेंट प्ले करेगी। कैसे? जैसे कि लेबर लॉज, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेबर लॉज जो है वो प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट होने चाहिए। अगर लेबर लॉज प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट होते हैं, चाहे वर्कर स्किल्ड है चाहे वर्कर अनस्किल्ड है, दोनों को बेनिफिट होता है। और अगर लेबर लॉज प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट होता है तो इससे क्या होता है, जो एमएनसी कंपनी है उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उनको वर्किंग कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि लेबर लॉज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनर से जो लेबर लॉज है उनका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसे जो भी पॉलिसी बनाती है,
उसका बेनिफिट केवल रिच एंड पावरफुल पीपल को ना हो, बल्कि उसका बेनिफिट चाहे पुअर है या रिच है, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, दोनों को होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर क्या बात की है, लेबर लॉज प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो इसमें जो स्किल्ड वर्कर है उनको तो बेनिफिट होगा ही, अनस्किल्ड को भी बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जहां पर वो स्मॉल प्रोड्यूसर को मौका दे सके कि वो भी उसका बेनिफिट उठा सके। अब इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो हमने बात की थी ट्रेड बैरियर के बारे में। ठीक है, 1947 के अंदर हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस वक्त हमारे प्रोड्यूसर इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सके। तो उस सिचुएशन में कुछ ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, मींस वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालती है, किनके ऊपर, एमएनसी कंपनी के ऊपर, जिसका बेनिफिट क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर को होता है, और वो इस लायक बन जाता है कि वो कंपीट कर सके। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाना चाहिए जिनकी वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर भी जो है वो अपने आप को इस कैपेबल बना ले कि दे कैन कंपीट इन द मार्केट विद द एमएनसी कंपनीज, जो है एमएनसी कंपनी जो है उनके साथ कंपीट कर सके। जहां पर ट्रेड बैरियर की बात आती है, आपके पास ट्रेड बैरियर का क्वेश्चन आया था, और ट्रेड बैरियर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसी से जुड़ता है आपका लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, WTO के जो फेयर रूल्स है उनको इंप्लीमेंट कर सकती है, उनको अट्रैक्ट कर सकती है। अब हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, वो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम जो डोमिनेशन होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको उनका डोमिनेशन होता है। तो जब कभी भी उनका डोमिनेशन हुआ, तो जब कभी भी कोई पॉलिसी बनेगी तो वो केवल उनके ही बेनिफिट के लिए बनेगी, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज की। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट WTO के ऊपर प्रेशर कर सकती है कि वो जो भी पॉलिसी बनाए वो इतनी फेयर हो कि उसका बेनिफिट डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री को भी हो सके। ठीक है, अब इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज क्या करेंगी, मींस जो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज है दे कैन फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, वो डिफरेंट ग्रुप्स बना सकती है। मींस अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना देंगी। जैसे कि ग्रुप होते हैं कि जैसे कि वर्कर यूनियन का हो गया। ठीक है, तो वो विभिन्न प्रकार के ग्रुप बनाकर जो डेवलप कंट्री के फेवर में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है इस ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, और जो सबसे अल्टीमेट है चीज है, हम हमेशा यही बात करते हैं, गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जब कोई भी पॉलिसी हो, सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल होता है पीपल का। ठीक है, तो ऐसे ही फेयर ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं वो पीपल निभा सकते हैं। और वो निभा सकते हैं कैसे, कि अगर गवर्नमेंट WTO कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाता है जो कि डेवलपिंग कंट्री या वर्कर्स के खिलाफ होती है, उस सिचुएशन में वो प्रोटेस्ट और डिफरेंट कैंपेन के माध्यम से उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो पीपल जो है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि अलग अलग जो जगह पर पीपल ने प्रोटेस्ट किया और जो WTO की जो पॉलिसीज थी उनको चेंजेस भी कराया, ये देखने को मिला है। तो ये ऐसे कुछ स्टेप है जिनके माध्यम से हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकते हैं। और ये चैप्टर जो था एक तरीके से लास्ट था, और ये वीडियो भी इस चैप्टर की लास्ट थी। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चन।